नमस्कार, मैं हूं सूरज। आज आपकी मुलाकात करा रहे हैं हज़ारीबाग मेरी नज़रों में जो हम श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं उस कड़ी में आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं आचार्य कौटिल्य से। आप कन्या गुरुकुल के प्राचार्य हैं और सर की बड़ी भूमिका है इस पूरे गुरुकुल को चलाने में और बड़ा नाम है। और इनसे बातचीत करें इससे पहले थोड़ी आपको जानकारी दे दें कि ये जो गुरुकुल है, इस गुरुकुल में जो बच्चे हैं बिहार, झारखंड, यूपी, छत्तीसगढ़, दूसरे राज्यों के भी बच्चे बड़ी संख्या में हैं। तो कैसे ये गुरुकुल इतना आकार ले पाया, इन सारी चीज़ों पर बातचीत करते हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर यहीं से शुरुआत करते हैं कि एक समय जब यहाँ था, यहाँ कुछ नहीं था और फिर यहाँ से शुरुआत हुई और ये रूप आज देखने को मिल रहा है, इतना बड़ा रूप देखने को मिल रहा है इस गुरुकुल का। इसके पीछे का जो संघर्ष है उस बारे में बताइए कुछ। मैं एक किसान का बेटा रहा और आर्य समाज का मेरे ऊपर बड़ा प्रभाव रहा है, स्वामी दयानंद जी का। इसी बात को लेकर के मेरा जब अनाथा कॉलेज में 1987 में एडमिशन कराया गया तो मेरे मन में एक बात चल रही थी कि मुझे गुरुकुल में पढ़ना चाहिए और गुरुकुल में पढ़ करके विद्वान प्रवक्ता बन करके समाज का कार्य करना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं कॉलेज को छोड़ करके भाग करके बिना बताए गुजरात चला गया। गुजरात में रहा मैं। उसके बाद मैं मध्य प्रदेश आया, होशंगाबाद, और 1990 में हरियाणा गया, सोनीपत। वहाँ मेरी पूरी पढ़ाई हो गई, वेदों की, वेद वेदांगों की पढ़ाई पूरी हुई। संयोग ऐसा बना कि मैं आर्य समाज में पौरोहित्य का कार्य करने लगा। विवाह, नामकरण, मुंडन, ये सब संस्कार कराने लगा। और संयोग एक और बना कि डीएवी में नौकरी करने का अवसर मिल गया दिल्ली के अंदर। डेली अप डाउन करता था मैं, तो ये दोनों कार्य चल रहे थे, डीएवी में पढ़ाना दिल्ली जा करके और पौरोहित्य कार्य करना। इसी बीच 8-9 वर्ष के बाद मुझे पानीपत जाने का अवसर लगा। वहाँ पर भी एक हाई सेकेंडरी स्कूल कन्याओं का, वहाँ 2 वर्ष पढ़ाया, वहाँ भी पुरोहित का कार्य कर रहा था। अब 2 वर्ष मुझे आर्य कॉलेज पानीपत में पढ़ाने का अवसर लगा। पुनः मैं सोनीपत आया, लेकिन मेरे मन में एक बात चल रही थी कि जिस विद्या को मैंने प्राप्त किया है उस विद्या की कमी झारखंड में बहुत है। यहाँ तो आधुनिक शिक्षा तो दी जा रही है, परंतु जो हमारी भारतीय संस्कृति, रामकृष्ण की संस्कृति, वेदों की, उपनिषदों की जो उत्तर भारत में पढ़ाया जा रहा है वो संभवतः झारखंड में नहीं पढ़ाई हो रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सारा कार्य छोड़ करके मेरे मन में आया और मैं झारखंड आ गया। और संयोग ऐसा बना कि यहाँ डीएवी स्कूल चलता था, वो स्कूल बंद हो चुका था, और संयोग ऐसा बना कि मुझे स्थान प्राप्त हो गया। तब मैंने जाकर के यहाँ पर मैंने गुरुकुल की स्थापना कर दी, कन्याओं को पढ़ाना आरंभ कर दिया है। शुरुआत में कितने बच्चे थे? शुरुआत में तो 5-7 बच्चे आए थे, वो भी 2-4 दिन रुके और भाग गए वो, क्योंकि नया नया था, कोई साधन नहीं थे यहाँ पर, और हम भी नए नए थे, इतना अनुभव नहीं था। तो आते गए जाते गए और धीरे धीरे अब वृक्ष का रूप लिया है, ये कारवां इतना बड़ा हो गया, बना है। और जैसे कि गुरुकुल की बात करते हैं तो जो आधुनिक और पारंपरिक शिक्षा दोनों की बड़ी चर्चा होती है, तो गुरुकुल की ओर लौटते हैं। गुरुकुल की जो परंपरा रही है, इसको गुरुकुल क्यों कहते हैं? सबसे पहले ये बात आपसे जानना चाहते हैं। एक हमारे यहाँ जो आर्यावर्त की संस्कृति रही है उसकी विशेषता ये है कि गुरुकुल, कन्याओं का अलग, उसकी अलग पाठशाला, उनका अलग गुरुकुल, और बालकों का अलग गुरुकुल, और वहाँ एक आचार्य। तो आचार्य का कुल, उसी कुल में रह करके विद्यार्थी पुत्रवत या पुत्रीवत रह करके वो विद्याध्ययन किया करते थे उस कुल परिवार में ही। इसलिए इसका नाम था गुरुकुल, क्योंकि वहीं पर चरित्र का निर्माण हो रहा है, वहीं नैतिकता का निर्माण हो रहा है, वहीं पर शारीरिक रूप से निर्माण हो रहा है, बौद्धिक आत्मिक रूप से निर्माण होता है। और आचार्य जो होता है वो पितृवत बन करके और गुरु माता मातृवत बन करके अपने बच्चों का निर्माण करता है, इसलिए इसका नाम गुरुकुल है। गुरुकुल पढ़ा है, हाँ बिल्कुल। और जब बात करें जबकि आधुनिक शिक्षा और पारंपरिक शिक्षा के बीच की स्थिति जब होती है तो कैसे सामंजस्य जो बिठाने की बात होती है? सामंजस्य बैठाना है कठिन, क्योंकि जो आधुनिक शिक्षा है उसमें सह शिक्षा है, उसको अंग्रेजी में को एजुकेशन बोलते हैं। और गुरुकुलीय जो शिक्षा है उसमें बालकों की अलग पाठशाला है, बालिकाओं की अलग पाठशाला है, क्लासरूम भी अलग होते हैं, टोटल व्यवस्था सब कुछ अलग, रहन सहन, यहाँ तक कि 3 कोस की दूरी पर होता है वो गुरुकुल। और आज तो सह शिक्षा चल रही है, तो थोड़ा अंतर ये है कि आज जो समाज में समस्याएं आ रही हैं उसका एक को एजुकेशन भी कारण है।
तो कन्याओं का अलग विद्यालय हो, बालकों का अलग विद्यालय हो, वहाँ पढ़ाने वाले भी अध्यापक रहें और कन्याओं के विद्यालय में अध्यापिकाएं रहें, तो बहुत हद तक आज जो समाज में समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं से हम छुटकारा पा सकते हैं। अच्छा, को एजुकेशन की जो बात हुई, तो एक बात यहाँ आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे कि अभी बच्चे समय से पहले जो परिपक्व हो जा रहे हैं, इसके पीछे इस व्यवस्था का भी कोई रोल है, कोई भूमिका है? इसके दो कारण हैं। एक तो माता निर्माता भवती, माँ निर्माण करती है, और माँ स्वयं ऐसे वातावरण में रह रही है जहाँ पर मोबाइल है, फैशन है, प्रदर्शन है, तो स्वाभाविक रूप से उसका जो आने वाली संतान है, पीढ़ी है, वो संस्कार तो वहाँ जाएंगे। एक तो ये प्रभाव है। अब दूसरा, जो आज का वातावरण है, परिवेश है समाज का, विद्यालय का, वहाँ पर भी इसका प्रभाव है। विद्यालय, मोबाइल का तो आप देख ही रहे हैं, मोबाइल का प्रभाव है। फिर मोबाइल में आज अश्लीलता भी बहुत भरी पड़ी है, और स्वाभाविक रूप से बच्चा उसको अधिक पसंद करता है, बजाय किसी प्रवचन को, किसी सत्संग को, किसी पॉजिटिव थिंकिंग को वो लेना पसंद नहीं करता है, अपितु इन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करता है। उसकी मन स्थिति ऐसी बन जाती है, बिल्कुल बन जाती है। वापस गुरुकुल की ओर। और आजकल हम अपने बच्चों को तो हंसी खेल में दे देते, ले बेटा मोबाइल देख, ले बेटा मोबाइल, रो मत पर मोबाइल देख। मोबाइल देखते हैं, वो कार्टून लगा दिए शुरू से। हाँ, कार्टून में फिर वो घुमाता रहता है, वो सब कुछ देखता है। बौद्धिक स्थिति जैसे बढ़ती है, वो अलग तरह से रास्ता अपना, और उसका निर्माण भी वैसा ही हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और गुरुकुल की ओर वापस लौटते हैं, तो जैसे कोई बच्चा या कोई बच्ची यहाँ नामांकन लेना चाहते हैं, तो उसकी क्या प्रक्रिया है? हमने नामांकन लेने से पूर्व माता पिता को 3-4 बातों से अवगत कराते हैं कि विद्यार्थी का प्रथम धर्म है विद्या की प्राप्ति। उसको श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है, उसको मनोरंजन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विद्या तप से आती है, विद्या तो कष्ट से आती है। विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्या। सुख चाहने वाला विद्या छोड़ दे और विद्या चाहने वाला सुख छोड़ दे, क्योंकि विद्या चाहने वाले को सुख नहीं मिलता और सुख चाहने वाले को विद्या प्राप्त नहीं होती। इसलिए हमने ये माता पिता को प्रथम बार में ही ये कह दिया है कि यहाँ पर किसी भी पर्व त्यौहार में अवकाश नहीं मिलेगा। एक तो हमने ये शर्त रखी है। दूसरी शर्त है कि आप 2 महीने में मिलेंगे, बार बार मिलेंगे तो बच्चे का मन जो है वो उचट जाता है, तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। 2 बातें हमने ये रखी हैं कि 2 महीने में आप मिलेंगे। जितना जितना त्यागपूर्ण वातावरण रहेगा, बच्चे का उतना बढ़िया निर्माण होगा। उसके बाद हमने 9 वर्ष से 12 वर्ष के बच्चे का एक आयु सीमा हमने रखी है। उसका कारण क्या है कि इस उम्र वाले बच्चे को हम अपने अनुकूल ढाल लेते हैं, लेकिन 12 वर्ष के बाद जो बच्चे होते हैं वो बाहर के परिवेश में इतने परिपक्व हो जाते हैं कि उनको आप अपने अनुसार नहीं ढाल सकते। तो हमने ये शर्तें रखी हुई हैं, कसौटियाँ रखी हुई हैं। उसके बाद जो आज हमारा एजुकेशन के जो नियम हैं, फॉर्म भरवाना, आधार कार्ड लेना, या फिर टीसी लेना, जन्मतिथि प्रमाण पत्र लेना, फोटो, ये आम बात है जो हम उसका पालन करते हैं। हाँ, जो प्रक्रिया है वो सब उसका पालन आप करते हैं। और जैसे विद्यालय इतने दिनों से चला रहे हैं, 2011 से चला रहे हैं। हाँ, 2011। तो इस गुरुकुल का जो परफॉर्मेंस है, जो बच्चे बेहतर कर रहे हैं, उस बारे में कुछ बताइए। उसका परिणाम ये आ रहा है कि आज इन बच्चों की कला कौशल, इनकी प्रतिभा को देख करके महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन प्रदेशों के विद्यार्थी भी झारखंड में आना चाह रहे हैं कि इस गुरुकुल में अच्छी प्रतिभा के विद्यार्थी तैयार किए जा रहे हैं। क्योंकि हमने जहां वेद वेदांगों की शिक्षा के लिए, शास्त्रों के पठन पाठन के लिए आचार्यों का प्रबंध किया हुआ है, वहीं पर आधुनिक शिक्षा को पढ़ाने के लिए शहर से बहनों को अधिकृत किया हुआ है। वो अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक, हिंदी, कंप्यूटर, ऐसे ऐसे विषयों को वो पढ़ा रही हैं करके। हमने दोनों का सामंजस्य रखा है, आधुनिक और प्राचीन दोनों का हमने दिया है। और हमने साथ साथ उनकी डिग्री भी दे रखी है। बच्चा योग्य बने, विद्वान बने और उसके साथ डिग्री भी हो, जिससे कल वो अध्यापक बन सकता है, प्रोफेसर बन सकता है, या फिर किसी प्रशासनिक पदाधिकारी में उसकी परीक्षाओं में बैठ सकता है। अगर कहीं कोई व्यवधान ना आए, कोई व्यवधान, जो आधुनिक व्यवस्था वहाँ पे फिट बैठे जाए, बिल्कुल, लेकिन अपने मूल्यों के सहित, हाँ, नैतिकता के साथ वो बच्चा संस्कारवान बने, समाज में जाए तो वो एक ईमानदार अध्यापक बने, ईमानदार प्रोफेसर बने, अपने कर्तव्यों के प्रति वो उत्तरदायित्व, जवाबदेह हो। और वैदिक शिक्षा की बात आती है, तो वैदिक शिक्षा जैसे
बहुत सारी ऐसी बातें आती कि थोड़ी जटिल है, या इन सब ऐसी धारणाएं बहुत सारे लोगों के मन में बनी हुई थी। इस बारे में कुछ बताइए, कैसे सामने वालों का मन का समाधान हो। इस संसार में कोई भी कार्य कठिन नहीं होता, क्योंकि दुनिया में जितने भी कार्य हैं वो मनुष्य ही करता है। जिन चीज़ों का अभ्यास हो जाता है उससे वापस आना स्वाभाविक है। एक तो इच्छा और रुचि, इच्छा हो, रुचि हो, प्रयत्न हो, दुनिया के सारे कार्य किए जा सकते हैं। अभी आप अंतरिक्ष में देख रहे हैं सुनीता विलियम्स 9 महीने तक रह करके आई है, वो भी हमारी धरती की है। तो इच्छा शक्ति हो, प्रयत्न हो, उत्साह हो, पूर्ण पुरुषार्थ हो, अवसर का पूरा दिया जाए तो दुनिया में सारे कार्य किए जा सकते हैं। इसलिए कोई भी कार्य कठिन नहीं होता। और संस्कृत पढ़ने वाला, उसका उच्चारण इतना बढ़िया होता है कि एक एक अक्षरों को तोड़ तोड़ करके बोलता है। हिंदी वाला नहीं बोल पाता है। वो आप देखेंगे कि झारखंड वाला कुछ बोलता है और हरियाणा का बोलेगा पुत्र, तो ये हिंदी में भेद आ जाता है। लेकिन संस्कृत बोलने वाला शुद्ध हिंदी बोलेगा और सभी जगह एक ही तरह से लोग। हाँ बिल्कुल, उच्चारण वो शुद्ध होगा। ये तो अच्छी बात है। और जैसे बोलते हैं कि गुरुकुल के बारे में बात होगी तो सहयोग की भी जरूरत होती है। तो शहर का या आसपास के परिवेश से कितना सहयोग मिलता है? इस विषय में थोड़ा सा निवेदन करूँगा कि जब मैं झारखंड आया तो उसके 2 मुझे साधन चाहिए थे। एक तो गुरुकुलों की परंपरा और एक आर्य समाज का प्रभाव। तो भारत में जिन जिन प्रदेशों में आर्य समाज का प्रभाव है और गुरुकुलों की परंपरा है, वहाँ तो लोग, सामाजिक लोग दान देने के लिए आगे आते हैं। झारखंड एक ऐसा प्रदेश रहा जहाँ पर गुरुकुलों का प्रचलन नहीं रहा। तो जब मैं प्रथम बार यहाँ आया तो गुरुकुल चलाने में बड़ी कठिनाई आई। लोग जुड़ नहीं रहे थे क्योंकि गुरुकुल अपने आप में समझ में नहीं आ रहा था। धीरे धीरे जब लगा कि ये गुरुकुल तो अपने जो वैदिक संस्कृति है, सत्य सनातन की जो परंपरा है, उसको लेकर के चल रहा है, तो शहर के लोग आना शुरू कर दिए। आरंभ में हमने बच्चों को थोड़ा सा निःशुल्क शिक्षा देनी शुरू करी थी, लेकिन जैसे जैसे साधन बढ़े, आवश्यकताएं बढ़ी, तो थोड़ा थोड़ा शुल्क भी हम लोग बच्चों से लेते हैं, क्योंकि उनको भी लगे कि हम कुछ दे रहे हैं। और ऐसे तो बड़ी लंबी बातचीत हो रही है हम लोग, लेकिन 1-2 बात और आपसे जरूर जानना चाहेंगे। जैसे कुछ एक वर्षों से देख रहे हैं कि जैसे जो त्यौहार जो मनाए जाते हैं उसको मौलिक स्वरूप में मनाने की परंपरा कहीं के शुरुआत है। तो ये बहुत बारे में बिल्कुल ये बहुत बढ़िया आज बात करी आपने। आज हमारे जितने पर्व त्यौहार हैं, प्रायः हमने स्वयं उन पर्वों को, त्यौहारों को विकृत कर दिया है। मानो ऐसा लगता है कि बिना दारू का, बिना शराब का, बिना नशीली वस्तुओं के सेवन किए बिना पर्व त्यौहार मनाए ही नहीं जा सकते। हमने उसी को बदला है। जब हमारा जुलूस निकलता है तो सभी दूसरे मतों के लोग भी पसंद करते हैं कि ये साफ सुथरा जुलूस है, ये साफ सुथरी शोभा यात्रा है। हमने इस ट्रेंड को चेंज किया है। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि बिना डांस के पर्व नहीं मनाया जा सकता, बिना डीजे के नहीं मनाया जा सकता। आप बहुत ऐसे कार्य हैं जहां आप अपने कला का, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करके और लोगों को आकर्षित कर सकते हैं, संदेश दे सकते हैं। तो ये एक नई शुरुआत है, बेहतर शुरुआत तो थी ही, लेकिन लोग भूल चुके हैं। उसी को हमने थोड़ा सा फिर से उसको शुद्ध रूप में दे दिया है। और एक बात और कही कि जैसे अपने कला का प्रदर्शन करते हैं, जो पारंपरिक, जैसे रामनवमी के साथ भी बात करते थे, कलात्मक ज़्यादा प्रदर्शन होता रहा है। तो इस बारे में कुछ कहिए, कुछ आपका प्रयास? उसके 2 लाभ हैं। यदि बच्चा लाठी, तलवार, भाला, योगा अगर ये चलाना जानता है तो सबसे पहले तो लाभ ये है कि उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास पैदा होता है और वो अपने आप में ऊर्जावान समझता है। और जब वो समाज में प्रदर्शन करता है तो लोग उससे प्रभावित होते हैं और प्रेरणा भी लेते हैं। तो ये इसका बड़ा फैक्टर है, लाभ मिल रहा है। चलिए, और सबसे बड़ी बात है कि विश्वास ही सबसे बड़ी पूंजी, कॉन्फिडेंस तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। आपने इतनी अच्छी बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद।